गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे। तो हिंदी व्याकरण में आज जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे समास। हम लोग पढ़ रहे थे समास। और समास में जो पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास को बहुत तरीके से समझेंगे। कह रहा है कि जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो, उपसर्ग हो, और जो दूसरा पद होगा उसका जो दूसरा पद हो कोई संज्ञा हो, तथा जब दोनों को मिला दिया जाए तो अव्यय का अर्थ का बोध कराए, अव्ययी भाव समास कहलाता है। हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि सर जी, अगर कोई अव्ययी भाव समास तब होगा जब पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा या उसकी जगह उपसर्ग होगा, और इसमें संज्ञा को जोड़ दिया जाएगा। जो नया शब्द बनेगा उसे हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। क्लियर हो गया भैया? पहला पद क्या होना चाहिए? पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए या फिर उपसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद वाला जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये हो गया पहला पद, ये हो गया पहला पद, और संज्ञा हो गई दूसरा पद। तो हम कहेंगे किसी भी समास का पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, और दोनों को अगर मिला दें तो वो अव्यय बन जाए, मतलब अव्यय का भाव देने लगे, अव्यय का भाव देने लगे। तो इस प्रकार के समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि सर प्रतिदिन, एक लिखा है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में हमें देखने को ये मिल रहा है कि प्रति जो है उपसर्ग है और दिन है जो संज्ञा है। तो अब प्रतिदिन का जो एक अर्थ निकलेगा प्रत्येक दिन, और दूसरा है यथाशक्ति। आप देख रहे हैं यथा अव्यय है और शक्ति संज्ञा है, शक्ति के अनुसार। तो जब हम यथा और शक्ति को दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक नया शब्द बन रहा है शक्ति के अनुसार। अर्थात जब अव्यय, पहला शब्द अव्यय हो या पहला शब्द उपसर्ग हो, उसके बाद किसी संज्ञा को उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अब इसकी विशेषताओं पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे पूछे। पहली विशेषता है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। ये लाइन याद रखेंगे भाई, पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगी, और पुनरावृत्ति शब्द आते हैं इसमें। अब पुनरावृत्ति कैसे आते हैं ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बता पाऊंगा। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। पहले एग्जाम्पल का मतलब पहले ये समझ लेते हैं अव्ययी भाव के कितने भेद होते हैं। तो अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं, एक अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, एक संज्ञा पद पूर्व अव्ययी भाव समास। तो पहला हम पढ़ेंगे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। देखिए नोट बनाइएगा, और अगर कहीं पे कोई डाउट लगे तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आगे देखो, कह रहा है कि जिस समस्त पद में पहला पद क्या हो भैया, अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसे अव्ययी पूर्व पद अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब अगर पहला पद अव्यय है तो वो हो गया अव्ययी पूर्व पद अव्यय समास। ये तो हो गया, मतलब पहला पद उसका जो भी होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, पहला पद हमेशा अव्यय होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है, अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए। जैसे अब इसमें पूरा खेल गुरु का एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल जितने सटीक से आप समझ जाएंगे उतना बढ़िया होगा। देखिए जैसे कह रहा है कि यथाक्रम, एक शब्द लिखा इसने यथाक्रम। तो आपको एक चीज़ मिलेगा इसमें, अगर आप ढूंढेंगे आपको दिख ही रहा होगा यथाक्रम। तो यथा क्या है, अव्यय है। यथा योग्य अव्यय है। यथा अनुसार अव्यय है। यथा मति, मति के अनुसार अव्यय है। यथार्थ, यथा अव्यय है। हरेक, हर जो उसमें क्या है, अव्यय है। असमुद्र, आ क्या है, उपसर्ग है। तो ध्यान में रखेंगे। अब प्रत्यारोप, जो प्रत्यय है वो क्या है, अव्यय है। यावज जीवन अव्यय, बखूबी ब उपसर्ग। यथा नियम अव्यय, आजीवन उपसर्ग पूरे। जैसे प्रत्येक, हर एक। प्रति क्या होता है, प्रति एक क्या बोल सकते हैं, उपसर्ग है। तो सम, समक्ष, सम उपसर्ग है, आँखों के सामने। आमरण, आ क्या है इसमें, उपसर्ग है, मरने तक। आजन्म, आ क्या है, उपसर्ग है, जन्म रहने तक। अगला है आकंठ, तो आ क्या है भैया, उपसर्ग है, कंठ तक। यथाशक्ति, ये अव्यय है, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, तो प्रति क्या है, उपसर्ग है। और अनुरूप, अनु क्या है, उपसर्ग है।
अध्योपात, तो अद्य क्या है, अद्य क्या है, उपसर्ग है। अपाद मस्तक, पैर से लेके मस्तक तक, पैर से लेके मस्तिष्क तक। यथा भैया साध्य, यथा साध्य, साध्य के अनुसार। अब यथा इसमें क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। व्यर्थ, बिना अर्थ का। तो ये हो गए एग्जाम्पल जो अव्यय वाले। और अगर हम पढ़ेंगे संख्या पूर्व पद या नाम पूर्व पद अव्ययी भाव समास, तो इसमें आपको एक और चीज़ मिलेगी गुरु। देखो मैंने एग्जाम्पल थोड़े जल्दी जल्दी करवाए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करवाए हैं ताकि आपको क्लियर होता चले। जैसे आगे कह रहा है इसमें कि जिस समस्त पद में पहला पद संज्ञा हो दूसर का अव्यय हो। तो आगे पीछे हो सकता है कि पहला पद संज्ञा हो सकता है, दूसरा का पद अव्यय हो सकता है, लेकिन जब वो मिले तो अव्यय का अर्थ बोध कराए तो उसे बोलेंगे नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। मतलब चाहे संज्ञा पहले आ जाए चाहे अव्यय आ जाए, लेकिन लास्ट में जो अर्थ देगा, वो जिस अर्थ का वो बोध कराएगा वो हमेशा अव्ययी भाव होना चाहिए, मतलब अव्यय का ही अर्थ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे भाई, कह रहा है कि सर जीवन भर, उसने एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने लिखा है जीवन और यहाँ लिखा है भर, पूरे जीवन। अब एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि जीवन एक संज्ञा है, भर एक, तो यहाँ लास्ट में फिर लिखा है दिन, लास्ट में लिखा है दिन भर, पेट भर, नियमा अनुसार, नियम के अनुसार। तो नियम क्या है, संज्ञा है, अनुसार क्या है, अव्यय है। तो ध्यान में रखेंगे, पहले संज्ञा आए तो संज्ञा वाला हो जाएगा, संज्ञा पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, और अव्यय आए तो अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें देखो निर्देशानुसार निर्देश प्लस अनुसार हो जाएगा, इच्छा अनुसार इच्छा प्लस अनुसार हो जाएगा, दानार्थ दान प्लस अर्थ हो जाएगा, सेवार्थ सेवा प्लस अर्थ हो जाएगा, हितार्थ हित प्लस अर्थ हो जाएगा, नित्य प्रति नित्य प्लस प्रति हो जाएगा, क्रमानुसार क्रम प्लस अनुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न प्लस अनुसार हो जाएगा, मरणोपरांत मरण प्लस उपरांत हो जाएगा, विवाहो उपरांत विवाह प्लस उपरांत हो जाएगा, विवाह के उपरांत मतलब विवाह के बाद, मरणोपरांत मरने के बाद, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार, क्रमानुसार क्रम के अनुसार। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि उसने ऐसे बने से विवाह उपरांत विवाह के बाद, मरने के उपरांत मरने के बाद, प्रश्न के अनुसार क्रम के अनुसार। ज़्यादातर आप एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे, जब संज्ञा वाली बात कर रहे हैं तो जैसे उसका विच्छेद कर रहे हैं हर जगह आपको एक कॉमन शब्द मिल रहा है, के मिल रहा है, के हर जगह देख रहे हैं कॉमन शब्द मिल रहा होगा के। तो एक चीज़ इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब एक चीज़ अव्ययी भाव समास में एक चीज़ और समझनी पड़ेगी गुरु, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अपवाद जो आते हैं वो उसमें आप डाउट हो जाता है कि कैसे क्या होगा। जैसे कुछ अव्ययी भाव के ही वो है एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें समझना पड़ेगा कि जो अपवाद हैं, या अलग से नियम तो कोई नहीं है। तो पहला नियम हमने लिखा है पुनरुक्त युक्त पद पर अव्ययी भाव समास, अर्थात ऐसे शब्द जो बार बार आवृत्ति होती है, बार बार लिखा जाता हो। जैसे देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, अगर दोनों शब्द विशेषण हैं, मतलब पहला पद अगर विशेषण है और दूसरा पद भी जो दूसरा पद ये भी विशेषण का काम करता है, तब वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा गुरु। लेकिन अगर पहला पद अव्यय या संज्ञा है, ये हम कहें कि पहला पद हो या दूसरा पद हो, मतलब अगर पहला पद संज्ञा है तो दूसरा का अव्यय होगा, पहला पद अव्यय है दूसरा का संज्ञा होगा, इस तरीके से हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जैसे समझिएगा, कह रहा है कि जब किसी संज्ञा पद या अव्यय पद की पूर्ण या अपूर्त रूप से पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। दोनों बात समझ रहे हैं। अगर विशेषण आ जाएगा तो कर्मधारण हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ देखेंगे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे वो कह रहा है कि लाल लाल भाई विशेषता है, हरा हरा, पीला जर्द, लाल कच्च, सफ़ेद पक, तो ये इस दोनों विशेषण है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा होगा कर्मधारय समास। लेकिन जब आप इस तरफ आएंगे आप देखेंगे, जब आप इस तरफ इस वाले उदाहरण की तरफ आएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि घर घर,
बार बार, दोनों शब्द पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों जगह संज्ञा और अव्यय है, कहीं पर विशेषण की बात नहीं है। रातों रात, देखा देखी, मारा मारी, मारने के बाद मारना को बोलते हैं मारा मारी। भागम भाग, भागने के बाद भागना, मतलब एक भागे साहब भाग रहे हैं भीड़ की तरह। 9 2 11 जना, जैसे ही देखे पिटाई पड़ रही है भाग चलो। तो चला चली, चलने के बाद चलना, मतलब एक ने चलना शुरू किया, सब ने चलना शुरू कर दिया, उसे बोलते हैं पास पास, मतलब एक दूसरे के पास आना। दूर दूर, दूर जाना। गली गली, गांव गांव, मतलब गांव से गांव में जाना। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कानों कान, मतलब कान से कान में। धीरे धीरे, कई बार तो धीरे धीरे पूछा। सरासर, पल पल, मतलब एक एक पल, बीचों बीच। दिनानुदिन, दिन दिन। तो एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, एक चीज़ आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी कि सर जी अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन पुनरावृत्ति अगर विशेषण विशेषण नहीं है, विशेषण विशेषण नहीं है, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। अगर कहीं मामला विशेषण विशेषण का चल गया, तब वो कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत तरीके से ध्यान रखेंगे, जब हम लोग कर्मधारय पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले नियम की तरफ आते हैं। नियम नंबर 2 है, कह रहा है कि जिस समास में पहला पद ब हो, बे हो, निर हो, नी हो, निस हो, ऐसे कुछ उपसर्ग हों और उसका यूज किया जाता है, वहाँ ज़्यादातर अव्ययी भाव समास होता है। अब अव्ययी भाव समास कैसे होता है ये समझ जाइए। जैसे बखूबी, अब इसमें बखूबी में आप चीज़ एक चीज़ देख रहे होंगे, ब है, यहाँ पे ब है खूबी के सहित। बेवजह, बे यूज किया गया बिना वजह के। बेवफा, बिना वफा के। बेदाग, बे यूज किया गया बिना दाग के। बेपरवाह, यहाँ बे यूज किया गया है बिना परवाह के। आगे आएंगे, विवाद में एक शब्द लिखा है, जोड़ा गया है नी। डर में एक शब्द जोड़ा गया है नी। धड़क में एक शब्द जोड़ा गया है नी। वारिस में एक शब्द जोड़ा गया ला। तो एक चीज़ आपको समझ में आई है कि अगर किसी समास में आपको कुछ उपसर्ग मिल जाते हैं, जैसे ब हो, बे हो, निर हो, नी हो या निस हो, ठीक है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आपने देखा बखूबी, बेवजह, बेवफा, बेदाग, बेपरवाह, निर्विवाद, निडर, निधड़क, लावारी। इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझेंगे कि सिर्फ एक परिभाषा समझ के आप जवाब देंगे तो गुरु गड़बड़ हो जाएगा कि आपने देखा उपसर्ग प्रयोग किया जा रहा है, तुरंत अव्ययी भाव मार दो ना भैया, मोह हो जाएगा। तो एक बहुत तरीके से ध्यान में रखेंगे। और अगला है रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 3 की बात है, कह रहा है कि सर अगर आपको प्रति मिल जाए कहीं पे, प्रति उपसर्ग से पदों को विग्रह करने पे प्रत्येक जोड़ दिया जाता है। जैसे वो ये एक बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि सर क्षण है, हमने उसमें जोड़ दिया प्रति, तो प्रत्येक क्षण हो गया। पल है, उसमें हमने एक नया शब्द जो पल पल। प्रतिपल, दिन प्रति, प्रति एक। सत में प्रति जोड़ दिया, वर्ष में हमने प्रति जोड़ दिया। तो जहाँ पर प्रति जोड़ देंगे, क्योंकि प्रति भैया उपसर्ग है ना गुरु, और आपको पता है कि उपसर्ग की बात जहाँ आएगी वहाँ अव्ययी भाव होना चाहिए, और जो अर्थ निकले वो अव्यय हो जाना चाहिए। तो देखिए हर पल, हर पल, प्रत्येक दिन, हर एक, प्रत्येक सौ, प्रत्येक वर्ष। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी कुछ लिखा गया है उसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया। चलिए कुछ ये रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर यथा अव्यय से विग्रह करने के अंत में के अनुसार जैसा या जैसा लिख दिया जाता है। उदाहरण दे रहा है कि भैया देखो यथा शक्ति, तो क्या जोड़ दिया गया, यथा जोड़ दी गई। यथार्थ, यथा जोड़ दिया गया। यथा मति, मति के अनुसार। योग्य, आप समझ रहे हैं, यथा योग्य, यथे इच्छा, यथा अनुसार। आप इसमें देख रहे हैं यथा 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 यथा, और ज़्यादातर शब्दों में यथा कहो, क्योंकि यथा एक अव्यय है। यथा एक अव्यय है, तो अगर किसी भी शब्द में अव्यय का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उसके बाद संज्ञा शब्द आता है, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। गुरु बस इतने नियम थे। तो इसके बाद जो अगला समास होगा उसको पढ़ेंगे। अगर एकदम नोट्स बनाइएगा दबा के और उसको रिवीजन कीजिएगा, एग्जाम में आए तो एकदम तोड़ फोड़ के बहा देना है, ठीक है। और क्लासेस अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, थैंक यू।